हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से प्रारंभ करते हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। आप देख पा रहे हैं, इसको इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। कुछ बच्चों की ये डिमांड थी कि सर हमें चैप्टर पहले से कराया जाए, पहला चैप्टर हमें कराया जाए, इसीलिए हमने पहले चैप्टर से आपको कराना प्रारंभ किया है। ठीक है, अब देखिए, पहला आपका जो लेसन है ठोस अवस्था, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। इससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, थ्योरी कम पूछी जाती है। थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है, ना के बराबर पूछी जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल सीखने के लिए जो मैं सिखा रहा हूँ, इसका कंसेप्ट सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा आज की क्लास में। उससे के बाद आपको स्टैंडर्ड लेवल पर कंसेप्ट सिखाऊंगा। अगर वो कंसेप्ट क्लियर होता है आपका, तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मस्त आपको न्यूमेरिकल लगे पक्का। तो स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था से पहले आप सभी लोग ठोस के बारे में जानते ही होंगे। ठोस एक प्रकार द्रव्य की अवस्था होती है। ठोस क्या है? द्रव्य की अवस्था होती हैं। आप सभी जानते हैं द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। सभी स्टूडेंट जानते हैं जो द्रव्य होता है, द्रव्य को पदार्थ भी कहते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं। इसलिए बेसिक तौर पर आपको समझा रही है, आपको लिखना नहीं है अभी नोट किसी को नहीं करना। थोड़ा रुक के जब हम कहें तब नोट करिए, अभी हम नहीं कहें तो आपको नोट नहीं करना। ओके, चलिए। तो ये 3 अवस्थाओं में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किसको? पदार्थ को। वैसे तो पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर इनके 5 प्रकार होते हैं, लेकिन आपने 9th क्लास में 3 अवस्थाएं ही सुनी हैं, ठोस, द्रव और गैस। कारण क्या है 3 ही अवस्थाएं क्यों सुनी? क्योंकि वास्तविक रूप में ये देखा गया है कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं ही होती हैं। मतलब पदार्थ जो होता है वो 3 अवस्थाओं से ही बना होता है। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था भी होती है, और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था भी होती है। लेकिन वो दोनों अवस्थाएं इन्हीं से प्राप्त हुई हैं। इसीलिए कहा जा सकता है केवल 3 ही, ये त्रिदेव ही हैं जिसने इस पदार्थ को बनाया है। ठीक है, तो ये जो धर्म के अकॉर्डिंग देखें तो इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश मान सकते हैं। इन तीनों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि माने पूरे ब्रह्मांड, खगोल, अंतरिक्ष, तारामंडल, पृथ्वी, गैलेक्सी, इन सभी का निर्माण इन्हीं तीनों से हुआ है। आप लोग कहीं भी आप देखते होंगे, आपने या तो ठोस देखा होगा किसी चीज़ को, या फिर द्रव के रूप में देखा होगा, या इसको गैस के रूप में देखा होगा, और किसी के रूप में नहीं देखा होगा। एक चीज़ और है, ऊर्जा के रूप में और देखा होगा। ऊर्जा अंदर होती है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। इन तीनों का द्रव्यमान होता है, क्योंकि पदार्थ की परिभाषा ही है वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, और जो स्थान घेरती है उसको द्रव्य कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसमें तो इन तीनों का एक रूप क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है, जिसको ईश्वर की संज्ञा, अल्लाह की संज्ञा, वाहे गुरु की संज्ञा कहते हैं। यही है आपका ईश्वर, अल्लाह और वाहे गुरु। इसमें यदि ऊर्जा मिल जाती है, ऊर्जा जैसे कि लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, ये अगर मिल जाती हैं तो आपका ब्रह्मांड बनता है। क्या बनता है? तो आपका ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा वर्ड नहीं कह सकते, ब्रह्मांड आपको मतलब समझ में आ गया? अंतरिक्ष, तारामंडल, सब कुछ द्रव्य से बना है। ठीक है, द्रव्य को ईश्वर का रूप मान सकते हैं। ईश्वर, इसका मतलब सारा कुछ प्रकृति है। ये साइंटिस्ट इनको ठोस, द्रव और गैस के रूप में मानते हैं। ठीक है, धर्म इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई? तो इसलिए इस लेसन को पढ़ना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये रिलेशन आपके जीवन से भी बहुत रिलेशन रखता है। आइए हम जानेंगे। तो इसके लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं। चूँकि द्रव के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए द्रव के बारे में आपको नहीं पढ़ाएंगे। गैस के बारे में पढ़ चुके हैं। ये दोनों टॉपिक फर्स्ट ईयर क्लास 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5, जिसमें नाम है ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था, उसमें आप पढ़ चुके हो। इसलिए आप इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक आपको समझा देंगे कि किस तरह से ये क्या होते हैं। ठीक है, तो
क्योंकि इनका रिलेशन इससे है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा समझाते हैं। तो ठोस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ठोस की परिभाषा, उसके बाद ठोस अवस्था की परिभाषा देखेंगे। तो ठोस किसे कहते हैं पहले ठोस जान लेते हैं। चैप्टर समझाने से पहले सबसे पहले उसका बेसिक जानकारी ज़रूरी होती है, तो अच्छा लगता है समझने में भी। तो ठोस किसे कहते हैं? ठोस वे होते हैं जिनके अवयवी कण, ये क्या होते हैं? अवयवी कण। क्या बोलते हैं बेटा? अवयवी कण। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनको अवयवी कहा जाता है। अवयवी का मतलब होता है एक तरह से खुद के पार्टिकल, अपने पार्टिकल को अवयवी कण कहते हैं। जैसे समझना, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर हम काटते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर से कण निकालते हैं, तो वो कण किसके निकलेंगे? पानी के, लोहे के, किसके निकलेंगे? इस प्लास्टिक के ही तो निकलेंगे। इसका मतलब इसके खुद के कण पानी के कण नहीं बना सकते, लोहे के कण नहीं बना सकते, इसके खुद कण प्लास्टिक के कण हैं, तो प्लास्टिक के उनके कणों को अवयवी कण कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर? जैसे अगर ये बाई चांस लोहे का होता तो लोहे को काटते तो उसके लोहे के अंदर छोटे छोटे कण निकलते, वो लोहे के होंगे, पानी के नहीं होंगे। इसका मतलब खुद के पार्टिकल को क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप बहुत से स्टूडेंट्स केवल कण याद कर सकते हैं, अवयवी कण याद ना रखो तो केवल कण याद रखोगे। ठीक है? तो और चाहें तो अवयवी कण शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, चलिए, तो आपने समझ लिए ये छोटे छोटे जो कण हैं वो कैसे हैं? अवयवी कण हैं। ठीक, तो अवयवी कण क्या होते हैं? ठोसों में बहुत ही पास पास माने नज़दीक संकुलित होते हैं। संकुलित माने क्या होता? पैक्ड, PACKED, पैक्ड होते हैं, संकुलित होते हैं। ठीक है, बंधे होते हैं, इनको बंधे हुए बोल सकते हो, बंधे होते हैं, पैक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये किस कारण जुड़े होते हैं? क्योंकि इनके बीच जो देखिए जो ऐसे चिपके हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, वो किसके द्वारा चिपके हुए होते हैं? आकर्षण बल के द्वारा। और वो आकर्षण बल कौन सा होता है? प्रबल आकर्षण बल का नाम अगर बात करें तो प्रबल आकर्षण बल कौन सा होता है? अगर कोई पूछता है तो आप कहेंगे प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल। कौन सा होता है बेटा? अंतराण्विक आकर्षण बल, इसका पूरा नाम है। तो बच्चे इतना बड़ा नाम याद नहीं रख पाते हैं तो केवल आकर्षण बल याद रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतराण्विक आकर्षण बल को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। फोर्स दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 11 का चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जिसमें रासायनिक आबंध है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा को कहते हैं अंतः आणविक और इंटर को कहते हैं अंतरा आणविक, जिसमें अंतर होता है। तो वो वाला फोर्स इसमें कार्य करता है। क्लियर? और ये जो फोर्स होता है वो बहुत ही प्रबल होता है, मजबूत होता है। अब आप समझ सकते हो बेटा, जब इन दोनों के बीच, मान लीजिए ये कण है, इसको कण मान लें, इसको भी थोड़ी देर के लिए कण मान लें, इन कणों के बीच अगर मजबूती से बना हुआ है, प्रबल बंध है, प्रबल आकर्षण बल है, तो ये आपस में पास पास होंगे या दूर दूर होंगे? पास पास होंगे। अर्थात पास पास होंगे तो इनकी बीच की दूरी कम होगी या ज़्यादा? कम होगी। उस दूरी को कहते हैं अंतर आणविक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच की दूरी, जो बीच की दूरी होगी वो कैसी होगी? कम होगी। ठीक है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अर्थात अंतर आणविक दूरी बोलते हैं, वो कम होती है। किसके अंदर? ठोसों के अंदर। ठीक है, इसी कारण इनकी एक डेफिनिट शेप, डेफिनिट साइज, ठीक है, और डेफिनिट वॉल्यूम पाया जाता है। इनका डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, इसलिए इनका निश्चित द्रव्यमान, निश्चित आकार और निश्चित आयतन पाया जाता है। ऐसे पदार्थों को ठोस पदार्थ कहते हैं। और इनमें क्या होता है? द्रव में ये कण जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, लूज होता है। ये जो बंधापन है, जो आकर्षण बल है, वो थोड़ा लूज होता है, तो ये ढीले ढीले रहते हैं, इस तरह से बिखरे पड़े रहते हैं, इसलिए ये आपस में गति कर सकते हैं।
देखिए मूव कर रहे हैं, देखिए मूव कर रहे हैं, ये मूव कर सकते हैं, इसीलिए इनमें बहने का गुण होता है। जैसे कि पानी बहता है, यही कारण है क्योंकि इनके अर्थ थोड़े दूर दूर अरेंज होते हैं। और गैसों में बहुत दूर होते हैं क्योंकि गैसों के बीच आकर्षण बल ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। आकर्षण बल कम होगा, बहुत कम होगा, इसलिए बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। किसमें? गैसों में। ठीक है, इसीलिए ना इनका आकार ना आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता। इनमें थोड़ी बहुत आकर्षण बल होता है, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है। आकर्षण बल किससे डिफाइन होता है? आयतन से। तो इसलिए आयतन इनका निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का ये रूप ग्रहण कर लेते हैं, ये द्रव है। तो इनके बारे में हम जानकारी नहीं लेंगे, बात करेंगे ठोस के बारे में। तो ठोस किसे कहते हैं? अगर डेफिनेशन कोई कहे, कहे कि डेफिनेशन बताइए ठोस क्या है, तो आप बताएंगे कैसे? देखिए लिखने का तरीका क्या है। और एक बात और सभी लोग सीख लें, सभी स्टूडेंट डेफिनेशन को, परिभाषा को, थ्योरी को रटने की प्रक्रिया बिल्कुल ना डालो। आप थ्योरी को बनाना सीखो। थ्योरी बनाई जाती है बेटा। जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी टीचर्स हुए हैं, जितने भी बड़े प्रवक्ता हुए हैं, वो सब आपने देखा, सब किताबों में थ्योरी, सब किताबों में अलग अलग थ्योरी होती है। जो आपका क्वेश्चन है उसमें अगर देखोगे मास्टरमाइंड में उसकी थ्योरी अलग होगी, उसकी अगर बालाजी पब्लिकेशन देखो तो उसकी थ्योरी अलग होगी। कारण क्या है कि उन टीचर ने अलग थ्योरी बनाई, उन टीचर ने अलग थ्योरी बनाई। इसका मतलब हर एक बंदा अपनी थ्योरी अलग अलग बनाता है। ठीक है, और जो छात्र अपनी थ्योरी को अलग अलग बना पाता है, ठीक है बेटा, अलग अलग बना पाता है, उसी के मार्क्स सबसे हाईएस्ट आते हैं, क्योंकि वहाँ नकल नहीं देखी जाती, थोड़ी अकल देखी जाती है, आपके अंदर अकल कितनी है। ठीक है बेटा, तो आप जो थ्योरी है उसको बनाना सीखें, रटी हुई थ्योरी को ना लिखें। और रटने में आपको परेशानी भी होती है, और जो भी रटना चाहें तो रटने, ऐसी कोई रटने में परेशानी भी होती है, इसलिए सीखना ज़रूरी है, कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। क्लियर? तो इसकी अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो सुनिए। ये ठोस किसकी अवस्था है? द्रव्य की। तो कैसे लिखेंगे? बे, और द्रव्य को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। बे पदार्थ, ठीक है बेटा, बे पदार्थ जिनके अवयवी कण परस्पर प्रबल आकर्षण बल के द्वारा नज़दीक संकुलित होते हैं, या पास होते हैं, या फिर बंधे होते हैं। ठीक है, तब उन्हें ठोस कहते हैं, और इनका आकार और आयतन और इनका द्रव्यमान निश्चित होता है। ऐसे पदार्थों को ठोस पदार्थ कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया? तो इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप बना लोगे इसकी भी डेफिनेशन। इसमें लिखेंगे बे पदार्थ जिनमें अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों से कम होता है, अर्थात इनके बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, इतना, तब उन्हें द्रव कहा जाता है, लिक्विड कहते हैं। क्लियर? या तो ये थ्योरी लिख दो, या फिर आपकी रटी रटाई थ्योरी लिख दो। क्या? कि वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, उन्हें द्रव कहते हैं। ये रटी रटाई थ्योरी, इसको भी आप लिख सकते हैं, दोनों डेफिनेशन है। लेकिन हमें इनकी नहीं लिखनी, हमें केवल इसकी लिखनी है। ठोस समझ में आ गया? ठोस किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है, उन्हें ठोस कहते हैं। अब बात करते हैं अवस्था की, ठोस अवस्था की। अब ठोस अवस्था की डेफिनेशन कैसे बनेगी, डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए कितना आसान, कि वे पदार्थ जिनके अवयवी कण, ये क्या है? अवयवी कण है। वे पदार्थ जिनके अवयवी कण एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा नज़दीक, या बोल सकते हैं निकट, संकुलित होते हैं। संकुलित माने पैक्ड, PACKD, पैक्ड, पैक बोलते हैं, पैक इंग्लिश में पैक्ड बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, जिनके अवयवी कण एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा निकट संकुलित होते हैं, ऐसी अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया? अब आप ये नोट भी कर लीजिए, ये लिखा हुआ आपके सामने आ गया। अब एक आपको फ़ायदा हो गया, अब स्टूडेंट को ये फ़ायदा हो गया
कि जो स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं वो स्टूडेंट कोचिंग जो होती है, ऑफलाइन कोचिंग जब चलती हैं तो कोचिंग में भी बोलकर नहीं लिख पाते हैं। तो अब जो कमज़ोर बालक हैं वो बोलकर नहीं लिख पाते हैं, तो उनके लिए हम आपकी ये सुविधा कर दी है, अर्थात ये लिखा हुआ आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, इसलिए सब जो शब्द बोलूँगा वही शब्द इस पर लिखा आ जाएगा। अब आपको एक तीर से दो निशाने आपको मिल जाएंगे, एक चीज़ से आपको दो प्रॉफिट हो जाएंगे और आपको याद भी बढ़िया होगा, मस्त याद होगा। ठीक है, इसलिए प्रयास आपका पूरा कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि ठोस हम पहचानेंगे कैसे कि वो ठोस है ना। या तो उसके कण देखो, उनके कण बिल्कुल चिपके हुए हैं ऐसे, इसका मतलब आपकी आंखें अच्छी हों तो पहचानेंगे। आँखों से आप देख सकते हो कि हाँ, आँखों से आप ये देख सकते हो, अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो आप ठोस पहचाने लगो। और जो बच्चे जिसकी आंखें नहीं हैं वो कैसे पहचानेगा, वो दबा के ऐसे आंखें बंद करके देखेगा, हाँ नहीं दब रहा, इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य है। कैसा है, न दबने वाला। और न दबने वाले को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है बेटा, और इनकम्प्रेसिबल को कहते हैं असंपीड्य। तो असंपीड्य है ये, और कठोर है। कठोर को रिजिड बोल सकते हैं या हार्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहचान सकते हैं। और कैसे पहचान सकते हैं, इनका आकार, मतलब ऐसे देख लिया साइज और उसको रख दिया 2-3 दिनों के लिए, 3 दिन बाद देखा इसका साइज उतना ही है, आकार भी उतना ही है। 1 साल के लिए रख दिया फिर भी साइज इतना ही है, आकार इतना ही है। 2 साल 10 साल के लिए रख दिया तब भी साइज इतना ही, आकार उतना ही, द्रव्यमान उतना ही। इसका मतलब ना आकार चेंज हो रहा, ना द्रव्यमान चेंज हो रहा, ना ही इसका वॉल्यूम चेंज होता है, आयतन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये ठोस है। बात समझ में आ रही। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये विशेषता हैं किसकी, ठोसों की। तो अब आप डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग ठोसों की विशेषताएं, ये आपकी लिखी हुई हैं, लिख लीजिए ठोसों की विशेषताएं। इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठोसों की विशेषताएं। ठीक है, या ठोसों के अविलाक्षणिक गुण भी बोल सकते हैं, या ठोसों के लक्षण बोल दो। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए लक्षण विशेषताएं गुण तो ये ही होती हैं, इसलिए इनको ध्यान रखेंगे। तो पहला आपकी विशेषता है क्या, पहला नंबर 1, इनके जो देख रहे हैं ठोसों का आकार, ठोसों का आकार, ठीक है बेटा, आयतन, ठीक है, द्रव्यमान निश्चित होते हैं। क्या बोला बेटा, ठोसों का आकार, द्रव्यमान और आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके कणों के बीच, कौन से कण, अवयवी कण, तो इनके कणों के बीच, ठीक है बेटा, प्रबल आकर्षण बल, और आकर्षण बल का नाम अभी हमने क्या बताया था, अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो भी प्रबल होता है। ठीक है, तो इनके कणों के बीच, किनके कणों के बीच क्या होता है, यहाँ पर प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। तीसरा, आकर्षण बल अगर ज़्यादा होगा, प्रबल होगा, मजबूत होगा तो दूरियाँ कम होंगी, दूरियाँ मतलब पास पास आ जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वही उस पर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसीलिए इनके कणों की बीच की दूरी, कणों के बीच की जो दूरी है वो कैसी होती है, और बीच की दूरी का नाम क्या बताया था, अंतर आणविक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। बीच की दूरी कैसी होती है, कम होती है, कम को कह सकते हैं लघु, लघु माने होता है कम, या न्यूनतम बोल सकते हो, न्यूनतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, याद भी करते चलना। मैंने पहला पॉइंट क्या बोला कि इनके कणों, इनका आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। दूसरा मैंने क्या कहा कि इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। तीसरा पॉइंट क्या बोला, इसी आकर्षण बल की वजह से इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, लघुतम होती है। चौथा पॉइंट है, और जब बीच की दूरी कम होगी, आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो कठोर होगा। तो अगला पॉइंट है, ये कठोर, ठीक है बेटा, कठोर तथा कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। वो लिखा हुआ आप देख लेना, इसमें लिखने में टाइम भी लग रहा, असंपीड्य होते हैं।
बात समझ में आ गया। असंपीड माने न दबने वाले होते हैं। तो चौथा पॉइंट, क्यों नहीं दबते? क्योंकि आकर्षण बल ज़्यादा होता है, मजबूत होते हैं, तो ये कठोर और असंपीड होते हैं। पांचवा इसका पॉइंट है, ये कण अपनी माध्य स्थिति के, ऐसे माध्य स्थिति माने एक जगह स्थिर होकर अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर चारों तरफ ऊपर नीचे दोलन कर सकते हैं। दोलन माने कंपन कर सकते हैं। स्थान वहीं रहेगा, ये वहीं चिपका रहेगा, लेकिन केवल हिल डुल सकता है इस तरह से, ऐसे ऐसे। इसीलिए जैसे मैं अभी बंधा हुआ हूँ, तो मुझे बांध दिया किसी ने, तो मैं गति तो नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं हिल तो सकता हूँ इस तरह से, ऐसे चारों तरफ हिल सकता हूँ, ऐसे मूव कर सकता हूँ। तो मूवमेंट इनके अंदर पाया जाता है। इस मूवमेंट को कहते हैं ऑसिलेट, अर्थात दोलन या कंपन बोलते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे कंपन होता है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि इनके कण एक माध्य स्थिति के चारों ओर मूवमेंट करते हैं, अर्थात कंपन कर सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट नहीं बोलेंगे, कंपन बोलेंगे, मूवमेंट गति हो जाएगी। कंपन कर सकते हैं, कंपन अच्छा रहेगा, कंपन कर सकते हैं या दोलन कर सकते हैं। तो ये हैं इसकी विशेषताएं ठोस पहचानने की। तो ठोस पहचान किससे होती है? विशेषता से। विशेषता कहते हैं ये गुण होती है। अगर किसी व्यक्ति को पहचानना तो उसकी विशेषता आपको याद हो, मतलब उसकी खासियत, विशेषता माने खासियत, तो आपको खासियत पता हो तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, उसके परिवार के बारे में पता लग जाएगा। अगर एक बच्चे को देख लिया तो उसका परिवार आपको कल्पना कर लोगे कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, यार ये बहुत होशियार है, तो इसके पिताजी और माँ बाप भी बहुत होशियार होंगे, तो कल्पना कर सकते हैं। वैसे ही इस कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा उस पदार्थ की हम लक्षण के द्वारा, उस पदार्थ की विशेषता के द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं। क्लियर होगा? अब बात आता है ठोस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ठोस होते हैं। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये ठोस जो हैं वो बेटा दो प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टेड, मज़े आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम पड़े कि हमने जो पढ़ाया है वो आपकी समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो हमें कमेंट करके बताएं, सर मेरे को साफ साफ आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, और या आपका ये बोर्ड है वो भद्दा दिखाई दे रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम अपने लेक्चर में सुधार कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, तो ठोस अवस्था क्या होती है? मैंने बताया कि ठोस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है बेटा? इसको वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक ठोस, मतलब ट्रू सॉलिड। ये भी आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, धैर्य रखिए, ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस इस इंग्लिश में कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है बेटा? या एक और नाम है इसका आभासी ठोस। आभासी ठोस एक और नाम है इसका, इंग्लिश में कहते हैं PSEUDO, पसीडो सॉलिड, या पोसीडो बोलते हैं, पसीडो सॉलिड इंग्लिश में इसको बोलते हैं। या इसको ऊपर बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अति शीतित द्रव। अभी इनके सब लिख जाएंगे, आपको परेशान ना हो, तो अभी बस थोड़ा समझ लीजिए कि ये किसके आधार पर ये 2 प्रकार के बांटे गए, कैसे पहचाना ये 2 प्रकार के ही होते हैं, मतलब 3 प्रकार के क्यों नहीं होते, कैसे पहचाना? कणों की व्यवस्था के आधार पर। ये जो कण हैं वो कण एक लाइन में व्यवस्थित होंगे, ऐसे एक लाइन बनाते यार, एक पंक्ति में व्यवस्थित हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं, या फिर ऐसे व्यवस्थित हो सकते हैं, एक पंक्ति में ना हो, ठीक है, ऐसे व्यवस्थित हो सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? ये एक पंक्ति में नहीं है, ऐसे भी व्यवस्थित हो सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? ऐसे व्यवस्थित हो सकते हैं, मतलब व्यवस्था के आधार पर हो गए। इसका मतलब कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस
दो प्रकार के होते हैं, या ठोसों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की, उससे हम रिलेशन आपको बताते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, दोनों समझा देते हैं। ठीक है, फिर इनकी विशेषताएं देखेंगे क्या होती है इनकी विशेषताएं, मतलब पहचानना सिखाएंगे कि इसको कैसे पहचानेंगे क्रिस्टल है, इसको कैसे पहचानेंगे अक्रिस्टल है। तो देखिए, अब आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपको गोला जो बना के रख दिए, गोले क्या हैं, अब अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना। और ये अवयवी कण किसके द्वारा बने हुए, आकर्षण बल के द्वारा। ठीक है बेटा, और ये क्रम कैसा है, एक लाइन में, एक रेखा में, और ये रेखा में क्रम निश्चित क्रम कहलाता है, नियमित क्रम कहलाता है। आप लोग जानते हो, कोई चीज़ निश्चित और नियमित हो तो वो मजबूत होगी, कोई चीज़ निश्चित हो, नियमित हो, नियम से कार्य करती हो, सब काम उसके नियम हो, तो वो चीज़ मजबूत होगी और लॉन्ग काल तक चलेगी। जैसे कि आप अगर पर डे रेगुलरली योगा करते हो, है ना, रेगुलर आप सही समय पर भोजन करते हो, सही समय पर आप अपने पढ़ाई करते हो, सही समय पर कोई कार्य अच्छे बिल्कुल सटीक समय पर करते हो, तो आपका हर काम अच्छा होता है और लॉन्ग काल तक चलता है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसके अंदर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, और नियमित होगा, एकदम क्लियर होगा। तो इसलिए इनके जो रेगुलरिटी होती है वो कैसी होती है, नियमित होती है, इसीलिए इनका जो क्रम होता है वो निश्चित और नियमित होता है। किसका, अवयवी कणों का। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे बोलोगे, इसका पिता कौन है, ठोस। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर ये जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, वे ठोस पदार्थ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं बोलेंगे। तो वे ठोस पदार्थ, इसको तो डिफाइन करेंगे ना, इसकी कहेंगे ये कहते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में या नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित माने सेट होते हैं या जुड़े होते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इसका नाम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। डिफाइन करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, कैसे हम डेफिनेशन को मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे हम डेफिनेशन को बनाते हैं। तो आप सभी लोग परिभाषा को बनाना सीखें, रटना ना सीखें। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसमें क्रम अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो आप क्या लिखोगे कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में बंधे नहीं होते, बंधे तो हैं लेकिन निश्चित क्रम में नहीं है। मतलब यहाँ भी आकर्षण बल है, यहाँ भी आकर्षण बल है, लेकिन ये जो क्रम है वो निश्चित नहीं है। सही है, और जो चीज़ नियमित होगी वो चीज़ मजबूत होगी। जैसे कि बाबा रामदेव मजबूत है, नियमित है, कारण क्या है, जो नियम से कार्य करता है वो मजबूत होगा, और ये नियम से नहीं है तो अनियमित है, इसलिए मजबूत नहीं होगा। जब मजबूत नहीं होगा तो इसका गलनांक कम होगा, गलने का अंक कम होगा, जल्दी गलेगा, और ये इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होगा, उच्च होगा, इसलिए देर में गलेगा। ये कठोर होगा और ये मुलायम होगा, ये लक्षण है, इसलिए याद भी नहीं करना पड़ रहा, रटना भी नहीं पड़ना। तो इसके लक्षण जब लिखाएंगे तो आप लिखेंगे इनका गलनांक निश्चित होता है। पहला पॉइंट, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। ज्यामिति माने शेप, भाई शेप भी एकदम निश्चित होगी, एकदम करेक्ट होगी, एकदम बढ़िया शेप होगी। इसकी शेप निश्चित होती है, आकृति निश्चित होती है, गलनांक निश्चित होता है ना। दीर्घ परास व्यवस्था होगी, इसमें लघु परास व्यवस्था होगी। इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका गलनांक अनिश्चित होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा। ऐसे बहुत सारे इसके गुण हम इसके द्वारा निकाल लेंगे। तो आपको रटना नहीं है, ट्रिक्स के द्वारा आप रिएक्शन जो थ्योरी है वो बनाना सीखें, और इनके करैक्टरिस्टिक्स भी आप अपने आप लिख लोगे। ठीक है, तो इसकी आपने डेफिनेशन क्या लिखी कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आभासी ठोस क्यों कहते हैं, इनका गलनांक अनिश्चित होता है, इसलिए इन्हें आभासी ठोस कहते हैं। अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, इनके कणों की व्यवस्था द्रव के कणों के समान होती है। हाँ, इनके कणों की व्यवस्था कैसी होती है, द्रव के कणों के समान। द्रव के कण कैसे होते हैं, द्रव के कणों में जो बॉन्डिंग होती है, ये बंद होता है, वो थोड़ा लूज होता है, ढीला होता है। तो ऐसे ही इनके कण जो कण हैं वो
मजबूती से चिपके नहीं हैं बल्कि थोड़े से ढीले हैं, और इसके कण एकदम मजबूती से बड़े, क्योंकि रेगुलर व्यवस्था है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है और ये इर्रेगुलर अरेंजमेंट है। तो इसकी जो व्यवस्था होती है इनके कणों के बीच जो है वो थोड़ी सी हल्की सी लूजपन होता है, जिससे क्या होता है ये कण धीरे से धीरे ऐसे धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं, मतलब आकार को बदल लेते हैं। जैसे कि प्लास्टिक आप ऐसे लटका दो, ऐसे लटका दोगे तो आप देखेंगे 10-15 साल बाद या 20 साल बाद, हाँ समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा क्या है, द्रव तो नहीं है, द्रव के जैसा है। तो द्रव में जैसे द्रव को नीचे ऐसे द्रव को बूंद को नीचे ऐसे लटका दो तो अपने आप बूंद नीचे आ जाती, तुरंत बह जाती तुरंत, क्योंकि उनके कण जो बूंद है होती हैं, जो बूंदें होती हैं, उन बूंद के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो बूंद अलग हो जाती तुरंत। और ये इतनी तुरंत क्यों अलग नहीं होती, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, इससे कम होगा, इस क्रिस्टलीय ठोस से इसका आकर्षण बल कम होगा, लेकिन द्रव से तो बहुत ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है। इसीलिए ये जब बहते हैं तो धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे टपकेंगे, ऐसे धीरे धीरे, मतलब जैसे कि आपने रबड़, मैंने अभी बताया रबड़ का उदाहरण दिया, रबड़ है, प्लास्टिक है, उनको लटका दीजिए और आप 10 या 15 या 20 साल या 100 साल बाद देखेंगे उनकी जो लेंथ है वो थोड़ी अपने आप बढ़ जाएगी, मतलब आकार अपने आप बदल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आकार बदल जाएगा, इसका मतलब आकार इनका निश्चित नहीं होता, आकार बदल जाएगा तो ज्यामिति बदल जाएगी, इसीलिए इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती। बात समझ में आ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि इनके कणों की जो व्यवस्था है वो द्रव के कणों के समान होती है। तो क्या लिखेंगे, इनकी व्यवस्था, इनके कणों की व्यवस्था द्रव के कणों के समान होती है, इसलिए इन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड अर्थात अतिशीतित द्रव कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं आपने जान लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इनके आप डिफरेंस याद करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस है और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है। जो विशेषता इसकी याद कर लोगे इसकी अपने आप याद हो जाएंगी, इसको याद कर लेना, इसकी याद हो जाएंगी। कैसे लिखोगे, अभी मैंने विशेषता ही तो बताई थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला पॉइंट अभी मैंने बताया कि इनके कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है, इनके कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित नहीं होती लिख लो, चाहे अनिश्चित होती है, ऐसे लिख लो। दूसरा, इनका गलनांक निश्चित होता है, इसीलिए इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। इनका गलनांक अनिश्चित होता है, इसीलिए इन्हें आभासी ठोस कहते हैं। इनकी ज्यामिति आकृति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति आकृति निश्चित नहीं होती है। इनमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, इनमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। इनका शीतलन वक्र असतत होता है, इनका शीतलन वक्र सतत होता है। ये आपको बताएंगे शीतलन वक्र क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। इन्हें चाकू से काटने पर ये सपाट तलों में कट जाते हैं, ये सपाट तलों में नहीं कटते, ठीक है बेटा। और भी पॉइंट है, और आपका हाँ, ये विषम दैशिकता का गुण व्यक्त करते हैं, ये समदैशिकता का व्यक्त करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ही समझाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम आपको डीपली तरीके से समझा रहे हैं। अगर चाहते तो हम ये लिखा देते, ऐसे ही बोल देते कि ये लिख लीजिए, ये मैंने जो बोल दिए वही गुण हैं, वैसे आप चाहते तो रट लेते, लेकिन हम इन सभी गुणों को एक एक करके बारी बारी करके आपको पूरा डिफाइन करेंगे, तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा केमिस्ट्री में, मज़ा आएगा और बहुत अच्छी केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। हमें पता है, हमारे स्टूडेंट जो जानते हैं, हमसे पढ़े हुए, वो सभी जानते हैं केमिस्ट्री हमारी कैसी है, ठीक है। हमें ज़्यादा अपना लेक्चर झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी स्टूडेंट जानते हैं, यही हम आपको बता सकते हैं, वो आप देख के ही बताएंगे, ठीक है। आप खुद ही कहोगे कि हाँ केमिस्ट्री में कुछ है। तो आप लोगों ने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ठीक है, पहचान लिया इनके। हाँ, इनकी आप उदाहरण देखें तो उदाहरण भी आप लिखते जाइए, स्क्रीन पर उदाहरण भी लिखे हुए, ध्यान नहीं रहा तो उदाहरण आप लिखते जाइए। उसके उदाहरण क्या हैं, जैसे सोना जो धातु है, चांदी ये भी धातु है, लोहा ये भी धातु है, कॉपर ये भी धातु है, ये धातुएँ, इसका मतलब अधिकांश धातुएँ क्रिस्टलीय होती हैं, क्रिस्टल के रूप की होती हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, और भी कुछ अधातुएँ हैं जैसे कि सल्फर, कार्बन भी आपका कैसा है, क्रिस्टल है। कार्बन के 3 रूप सुने होंगे शायद कभी आपने, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेंस, ये तीनों क्रिस्टलीय रूप हैं। हीरा भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, फुलरेंस भी कार्बन है, ठीक है। इसका मतलब कार्बन भी क्रिस्टलीय रूप होता है।
सल्फर, फास्फोरस, ये क्रिस्टलीय होते हैं, ठीक है। और कुछ लवण भी जैसे कि नमक NaCl, KCl, ये नमक होता है, इस नमक का सूत्र है, K2SO4, ये भी आपके क्रिस्टलीय रूप होते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ये आपका देखिए Na2CO3, ये भी क्रिस्टलीय होता है, लेकिन इस Na के स्थान पर धातु बदल दें, CaCO3 कर दें, अब ये क्रिस्टलीय नहीं रहा, अक्रिस्टल हो गया। अब बड़ी समस्या आपके यहाँ सामने आ गई, सर हम कैसे पहचानेंगे? तो बेटा पहचानेंगे कैसे, वही पहचानने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे इन दोनों में कैसे हम पहचानेंगे। चलिए थोड़ा सा हम उसके करैक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक एक जुगाड़ हम आपको बताते हैं, बहुत ही गजब और बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। हमें लक्षणों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना लक्षण से ही हम पहचान सकते हैं। ये लक्षण आपको जब एग्जामिनर आता है उस समय, जब आपका वाइवा लेते हैं 30 नंबर का जब प्रैक्टिकल होता है, उस समय वो जो एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए क्रिस्टल और क्रिस्टल को आप कैसे पहचानेंगे, तो आप इसी के थ्योरी जो मैं बोल रहा हूँ उसी से बता दिए, वो संतुष्ट हो जाएगा। कैसे? क्रिस्टल की पहचान क्या है कि क्रिस्टल वो पदार्थ होते हैं जिनको हम कितना भी पीस लें उनकी खुरदराहट समाप्त नहीं हो सकती, उन पदार्थों को क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि नमक को आप पूछ के देखना, कितना भी पीस लेना उसकी खुरदराहट ख़त्म नहीं होगी। कारण क्या है? क्योंकि नमक जब आप मार्केट से लाते हो तो नमक की आकृति कुछ यूँ होती है, यूँ 8 कोने निकले हुए थे कोने, तो उस कोने को आप पीस कर बिल्कुल महीन कर लेना, बिल्कुल छोटा कर लेना, फिर भी जितने कोने पहले थे उतने ही कोने अब मिलेंगे। इसका मतलब आकार ही तो बदल गया, लेकिन आकृति तो नहीं बदली। आकृति माने शेप माने डिज़ाइन, उसको आकृति कहते हैं, ठीक है। आकार माने होता है बड़ा और छोटा, तो आकार छोटा हो गया लेकिन आकृति नहीं बदली। इसलिए और जब कोने इसमें पहले जितने कोने थे अभी भी कोने बने रहे, तो कोने वो आपको छिदेंगे, इसीलिए खुरदराहट महसूस होगी, ठीक है बेटा। इसीलिए खुरदराहट महसूस होगी किसमें? क्रिस्टल में। तो ये आप पहचानना आसान। और ये CaCO3 क्रिस्टल ले लेंगे, इसको पीस लेना, या इस आभासी क्रिस्टल के जितने भी आभासी पदार्थ हैं उनको पीस लेना, बिल्कुल महीन कर लेना, तो एकदम चिकने हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? चिकने। ये खड़िया है, खड़िया आपने देखी, इसका खड़िया का सूत्र है, खड़िया आप सभी ने देखी है, चिकनी होती है और पीसने के बाद और चिकनी हो जाती है। इसका मतलब है इसमें खुरदराहट नहीं रहती, तो ये अक्रिस्टल है। ऐसे पहचान सकते हो। बात एकदम क्लियर हो रही है? क्लियरली? हाँ, तो ये होते हैं इसके। ये मैंने आपको उदाहरण बताया। इसके उदाहरण हैं इसके उदाहरण आपके प्लास्टिक है, रबड़ है, कांच है। कांच भी अतिशीत द्रव्य है। इसका उदाहरण क्वार्टज भी आता है। क्वार्टज बेटा, ये SiO2, ये क्वार्टज का जो घड़ियों में क्वार्टज प्रयोग होता है वो SiO2, इसको सिलिका या मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये सामान्य अवस्था में है तो ये मिट्टी है, सामान्य अवस्था में, थोड़ी मजबूत अवस्था में, पकी हुई अवस्था में जिसमें तप्त है तो वो मिट्टी रेत है, अर्थात बालू है। और बालू जब काफ़ी दिनों तक ज़मीन के अंदर दबी रहती है तो वो क्वार्टज का रूप धारण कर लेती है। यही क्वार्टज है, यही रेत का सूत्र है, यही क्वार्टज का, यही बालू का सूत्र है। इसी को सिलिका कहते हैं। क्लियर? तो वो कैसा है? आपका क्रिस्टलीय है, ठीक है। इसका मतलब मिट्टी की खुरदराहट भी आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा, बात समझ आ गई? तो ये इसीलिए हाँ, मिट्टी को कर सकते हो, तो थोड़ा सा मिट्टी जब पक जाती है तब नहीं कर सकते। तो ये पकी हुई मिट्टी की बात कर रहा हूँ, ये कच्ची गीली हुई मिट्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ गीली हुई मिट्टी अगर है वो चिकनी होगी, ठीक है, वो आपकी कैसी होगी? अक्रिस्टलीय हो जाएगी। और लेकिन जब उसको गर्म करके पका दोगे, ईंट बना दोगे, तब उसकी खुरदराहट ख़त्म नहीं होगी, वो आपकी कैसी हो जाएगी? ईंट भी नहीं, ईंट से भी ज़्यादा मजबूत कर दोगे। ईंट भी शायद किसी दिन हो सकती है, तो ऐसे समझ लीजिए। तो अक्रिस्टलीय क्लियर हो गया, ये इसकी जुगाड़ है। और वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है पहचानने का। वैसे किताब के अकॉर्डिंग भी हम पहचान सकते हैं अगर, लेकिन वो लक्षण आपको याद करने पड़ेंगे और उनको प्रैक्टिकल के द्वारा आपको करना पड़ेगा, तभी आप पहचान पाओगे। और ये आपका कॉमनली प्रैक्टिकल, ये घर पे ही कर सकते हो, ये मस्त प्रैक्टिकल है, आराम से पहचान सकते हो। तो बात क्लियर हो गई? तो ये इसके उदाहरण भी आप लिख लेना, ये नोट कर लेना, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट भी करें। कमेंट इसलिए करें कि हमें पता तो लगे आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम और सुधार करेंगे अपने लेक्चर में, कैसे समझाना चाहिए, नए तरीके से और समझाएंगे। और मैं दिनों पे दिन हर एक वीडियो को नए तरीके से, नए डिज़ाइन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत आपकी आती है तो मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, सभी बच्चों को बताएं कि ये लेक्चर आपके स्टार्ट हो गए हैं और पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है। जो बच्चा पीछे छूट जाएगा उसे परेशानी आएगी, क्योंकि कोर्स आपको आगे निकल जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने 2 लेक्चर और डाल दिए हैं। कुछ बच्चे की ये शिकायत रहती है कि सर ये हमारे लेक्चर जो है हमें क्रम से नहीं मिलेंगे, क्रम से नहीं मिलते। तो आप क्या करिए, हमारे फोटो होता है, फोटो पर दिशा केमिस्ट्री क्लास, और नहीं जानते तो यूट्यूब पर क्या करेंगे आप, दिशा केमिस्ट्री इतना डाल देना अपने आप। वैसे दिशा केमिस्ट्री बाई सुनील सर है, वैसे तो ये है, लेकिन आप इतना ही डाल देना, फिर भी हमारा चैनल खुल के आ जाएगा पहले नंबर पे। उस फोटो पर आएगा, फोटो पर क्लिक करके हमारे चैनल के अंदर पहुंच जाओगे। जब चैनल के अंदर पहुंचोगे तो उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, ऊपर ही होगा स्क्रीन पर, ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। उस प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे, प्लेलिस्ट को दबाओगे, तब प्लेलिस्ट में खुल के आ जाएंगे सारे चैप्टर। आपका चैप्टर नंबर 3 करा चुका हूँ पूरा विद न्यूमेरिकल, ठीक है, और आपका चैप्टर नंबर 4 करा चुका हूँ, उसमें भी लगभग न्यूमेरिकल सारे हो चुके हैं, कुछ बचे हैं वो हम करा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं और तीसरा चैप्टर ये हो जा रहा है। तो आपके लिए कोर्स कितना ज़्यादा हो गया, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि उनका नुकसान ना हो। और एक बात और, लाइव जो छात्र लाइव सीखना चाहते हैं, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे पढ़ने में, वो सोच रहे हैं हम सर क्वेश्चन भी पुटअप आपसे कर लें कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई समस्या है, तो आपके लिए लाइव क्लास और स्टार्ट हो रही है 17 तारीख से 17, ठीक है। अगर लाइव क्लास लेनी है, जिस स्टूडेंट को लाइव क्लास लेनी है तो उसमें तो बेटा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए लाइव क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपका है 8279851040। एक ये है, इस पे अगर व्हाट्सएप ना कनेक्ट हो तो आप इसको लिख लीजिए 94 12 60 41 94। ये 2 नंबर हैं, इन पर व्हाट्सएप पर अपना नाम और आपकी क्लास ये हमें सेंड करनी है, जिससे कि हम आपको ग्रुप में जोड़ सकें। नाम भी सेंड करना, क्लास भी सेंड करनी है, और हो सके कोशिश करें तो पिताजी का नाम भी सेंड करें, ठीक। नाम, पिता का नाम और क्लास ये सेंड करके हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करें, तो आपको लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फेस टू फेस लाइव क्लास आपकी प्रारंभ हो जाएगी 17 तारीख ऑन 17 जुलाई, ठीक है। ओके।